हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए आज हमारी ये बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम लोग बायोलॉजी के बारे में कुछ जानेंगे। ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बात बता सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी बोले तो सजीवों का अध्ययन है, सजीवों का अध्ययन। स्टडी ऑफ लिविंग, स्टडी ऑफ लिविंग, ठीक है। बायोलॉजी सजीवों का अध्ययन है। अब ये सजीव क्या होता है? सजीव देखिए वह हर चीज जिसमें जान हो, जो सांस लेता हो, जो जनन कर सकता हो, जो स्थान बदल सकता हो, जिसमें समय के साथ वृद्धि एवं विकास होता हो, उसको कहते हैं सजीव। तो लिविंग का मतलब हुआ, सजीव का मतलब है जो सांस लेता हो, सांस लेता हो, जो जनन करता हो, जो अगर हम कहें जिसमें वृद्धि एवं विकास हो, वृद्धि एवं विकास हो, जो जनसंख्या जिसमें वृद्धि होता हो, तो उसको आप जनन से जोड़ करके देख सकते हैं, ठीक है। जो स्थान परिवर्तन करता हो, स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन। अब बात आता है कि जिनमें सांस लेने का गुण हो, जनन का गुण हो, वृद्धि भी होता हो, विकास भी होता हो, स्थान परिवर्तन कर सकता हो, उसको तो आप लोग सजीव कहोगे। अब सजीव का ही अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई कहे नॉन लिविंग्स के बारे में, यहाँ पे हम नॉन लिविंग्स के बारे में बता दें कि निर्जीव के बारे में, तो एक बात देखिए, यहाँ सिर्फ इतना सोचना है, जितने गुण हम कहें ना कि सजीवों में होता है, वो गुण निर्जीव में नहीं होता है। निर्जीव में कहेगा स्थान परिवर्तन होता है क्या? कहेंगे नहीं। वृद्धि विकास होगा? नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। इसी प्रकार से जनन इसमें होगा? कहेंगे नहीं होगा। क्या ये सांस लेते हैं? तो नहीं लेते हैं, तो ये हो जाएगा निर्जीव। मतलब जो भी सजीव के गुण होंगे वो निर्जीव में नहीं मिलेंगे। तो अर्थात निर्जीव वह होता है जो सांस नहीं लेता हो, जिसमें स्थान परिवर्तन का गुण नहीं पाया जाता हो, जो जनन नहीं कर सकता हो, जिसमें जनसंख्या वृद्धि नहीं होता हो, जिसमें समय के साथ वृद्धि एवं विकास नहीं होता हो, वो निर्जीव होता है। तो स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो सजीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। अब ये बायोलॉजी जो है, इसके बारे में और थोड़ा-सा जानिए कि बायोलॉजी का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहलाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करेंगे, वो अरस्तू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आप लोग कहेंगे अरस्तू को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तू को कहा जाता है। अब देखिए बायोलॉजी के कुछ भाग के बारे में जान लेते हैं कि बायोलॉजी का आखिर कौन-कौन सा भाग है, जिसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए बायोलॉजी जो है, अगर हम बात करें बायोलॉजी के, तो ये बायोलॉजी को 2 भागों में हम लोग बाँटते हैं, 2 भागों में। एक अगर हम कहें कि जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और दूसरा हम लोग कहेंगे पादप विज्ञान, पादप विज्ञान। अब ये जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान क्या होता है? इसमें हम जीव-जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? तो आप लोग कहेंगे इसमें हम लोग जीव-जंतुओं का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? जीव-जंतुओं का अध्ययन, ठीक है? अब आइए, आगे अगर हम देखें कि फिर पादप विज्ञान क्या होता है? इसको जानिए कि ये जो होता है पेड़-पौधों का अध्ययन, पेड़-पौधों का पेड़-पौधों का अध्ययन।
पेड़ पौधों का अध्ययन। जीव जंतुओं के बारे में हम विज्ञान के अर्थात बायोलॉजी के जिस शाखा में हम लोग अध्ययन करते हैं वो होता है जंतु विज्ञान, और पेड़ पौधों के बारे में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वो होता है पादप विज्ञान। अब इन दोनों के जनक भी हैं, दोनों के जनक की बात करेंगे। इसके जनक के बारे में जानिए। इसके जनक अगर हम बात करें तो इनका जनक भी है अरस्तु, और इसके जनक की बात करेंगे थियोफ्रेस्टस। इसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो अब एक बार और रिकॉल करिए इस चीज़ों को कि सजीव के बारे में जिस चीज़ में हम पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। अब सजीव, यहाँ एक पॉइंट आ गया कि सजीव क्या होता है। तो वह हर चीज़ जो क्या करता हो, साँस लेता हो, जिसमें वृद्धि विकास हो, जो जनन करता हो, जो स्थान परिवर्तन कर सकता हो, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सजीव। ठीक है? और सजीव के सारे गुण निर्जीव में नहीं होते हैं, तो निर्जीव के बारे में रटना ही नहीं है। निर्जीव के बारे में कुछ सोचना नहीं है कि निर्जीव के गुण क्या-क्या होते हैं। आप सिर्फ़ इतना याद रखिएगा कि जो सजीव के गुण होते हैं वो निर्जीव में नहीं होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ जैसे निर्जीव है ये, क्या निर्जीव साँस लेते हैं? नहीं लेते हैं। क्या निर्जीव जनन करते हैं? नहीं करते हैं। क्या निर्जीव स्थान बदलते हैं? नहीं बदलते हैं। क्या निर्जीव में वृद्धि और विकास होता है? नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें कि ये जो है मार्कर, क्या इस मार्कर में वृद्धि और विकास होगा? नहीं होगा। तो अर्थात ये नॉन लिविंग है। आगे उससे बढ़े हम कि बायोलॉजी के शाखा कौन-कौन से हैं? तो बायोलॉजी के 2 ब्रांच हैं। 2 ब्रांच कौन-कौन से? एक होता है जंतु विज्ञान, दूसरा होता है पादप विज्ञान। अब ये जंतु विज्ञान अगर हम बोले तो जूलॉजी, इसको आप लोग कह सकते हैं ये जूलॉजी, इसको इंग्लिश में हम लोग जूलॉजी कहेंगे, और इसको कहेंगे बॉटनी, इसको कहेंगे बॉटनी। अगर हम लोगों से सवाल यह आए कि जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी, आप लोग आसानी से कहेंगे अरस्तु। अगर हमसे पूछा जाए कि पादप विज्ञान का जनक, तो हम लोग कहेंगे थियोफ्रेस्टस। ठीक है? तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी का कि बायोलॉजी के ब्रांच कौन-कौन से हैं, बायोलॉजी कहती किसे हैं। अब आता है बायोलॉजी में हमें सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है, वो हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, अर्थात कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका क्या होता है? ठीक है? तो देखिए कोशिका जो है, जीवों कोई भी जीव हो, चाहे पादप हो, चाहे जंतु हो, सभी का शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। विदाउट कोशिका का बॉडी निर्माण संभव नहीं है। अ, मतलब बिना कोशिका का हमारा कोई भी अंग ही नहीं बन सकता है, और अगर अंग नहीं बन सकता है तो फिर शरीर कैसे बनेगा? क्योंकि अगर आप कोशिकाओं के समूह के बारे में कहेंगे तो उसको ऊतक कहते हैं। ऊतकों से जब आगे चलकर ऊतक ऊतक मिलकर के क्या बनेगा? अंग बनता है। अंग मिल कर के क्या बनता है? अंगतंत्र बनता है। फिर अंगतंत्र मिल कर के एक कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है ना? तो अब अगर कोशिका ही नहीं है तो इनके आगे वाला चीज़ होगा क्या? क्या ऊतक होगा? नहीं होगा। अगर ऊतक नहीं होगा तो क्या आगे का अंग बनेगा? नहीं बनेगा, और अंग नहीं बनेगा तो अंगतंत्र नहीं बनेगा। अंगतंत्र नहीं बनेगा तो फिर हमारा शरीर कहाँ से बनेगा? या कोई भी जीव-जंतु हो उसका शरीर कहाँ से बनेगा? या फिर पेड़-पौधा हो तो उसका शरीर कैसे बनेगा? इसलिए कहा जाता है कि कोशिका जो है जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक क्या चीज़ है? इकाई है। ठीक है? तो अब देखिए सेल के बारे में। कोशिका को हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। सेल, कोशिका है क्या? तो एक्चुअल में कोशिका, अभी जैसा कि हम लोग क्या बोले कि कोई भी जीव हो उसके शरीर का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जीवों की, ऐसे कहेंगे, जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। ये कोशिका का खोज किसने किया था? सवाल तो यही आता है, कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक। अब याद कैसे रखिएगा? एक बात बताइए, कोशिका को हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। कोई भी छोटा-सा नन्हा-सा चीज़ अगर हो,
क्या उसे आप कौन-सी से निकाल सकते हैं? क्या आप उसे उँगली से निकालोगे? नहीं निकाल पाएँगे ना। तो उसके निकालने के लिए हम हमें किस चीज़ का ज़रूरत होगा? आप लोग कहेंगे उसको निकालने के लिए हुक का ज़रूरी होगा। किसका ज़रूरी होगा? हुक का। अब हुक का अगर ज़रूरत होगा, तो वहाँ से याद रखिएगा रॉबर्ट हुक। क्या याद रखिएगा? रॉबर्ट हुक। तो देखिए, इसके खोज जो कर्ता जो थे, हम कह सकते हैं खोजकर्ता कौन है इसके खोजकर्ता? आंसर कहेंगे रॉबर्ट हुक। क्या कहेंगे? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। इसके खोजकर्ता कौन हैं? रॉबर्ट हुक। ठीक है, आगे बढ़िए। लेकिन अगर पूछा जाए कि इन्होंने कब किया था? 1665 ईस्वी में। क्या कहेंगे? 1665 ईस्वी में। कोशिका का खोज किसने किया? कहाँ से? कौन-सी तरीका से हम लोग याद रखेंगे कि कोई भी सूक्ष्म चीज़ हो, उसको निकालने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे? आप लोग कहेंगे हुक का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? हुक का उपयोग करेंगे। तो हुक से याद रखेंगे रॉबर्ट हुक। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बात यह है कि वो जो खोज किया था ना, मृत कोशिका का खोज किया था। किस कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। इन्होंने किस कोशिका का खोज किया था? कहेंगे मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का खोज। किस कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का। लेकिन जीवित कोशिका का खोज पूछे तो ल्यूवेनहोइक। पूरा नाम इसका जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहोइक है। लेकिन हम लोगों को उतना पूरा नाम याद रखने से क्या ज़रूरी है? सिर्फ़ इतना सा याद रखेंगे ल्यूवेनहोइक। चूँकि हम लोगों को सिर्फ़ इस चीज़ से ज़रूरी है कि हमारा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए तो वो ऑप्शन में हमें ल्यूवेनहोक दिखे। बाकी एंटोनी वान ल्यूवेनहोइक ये पूरा का पूरा नाम रटने का क्या ज़रूरी है? हम लोग सिंपल तरीका याद रखेंगे ल्यूवेनहोइक। ठीक है? अब ल्यूवेनहोइक ने क्या किया था? जीवित कोशिका का खोज किया था। अगर हम कहें जीवित कोशिका का खोज, आप लोग ध्यान रखिएगा, इनका खोजकर्ता जो था जीवित कोशिका का, वो था ल्यूवेनहोइक। ल्यूवेनहोइक, ठीक है? पूरा नाम एंटोनी वान ल्यूवेनहोइक था। तो उतना याद रखना नहीं है हम लोगों को, सिर्फ़ इतना याद रखना है कि ल्यूवेनहोइक। इसमें भी पूछ दे कि ल्यूवेनहोइक ने कब किया था, तो उसका ईस्वी याद रख लीजिएगा। उसका ईस्वी है 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में, ठीक है? अब ये अगर हम इसको फिर से देखें तो कोशिका जो है जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। खोजकर्ता कौन थे? ओवरऑल सिर्फ़ खोजकर्ता पूछे, वहाँ ये चीज़ मेंशन नहीं हो कि जीवित या मृत। तो हम ओवरऑल में कहेंगे रॉबर्ट हुक। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन करके पूछ ले कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तब कहेंगे ल्यूवेनहोक। अगर पूछे कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था, तो क्या याद रखेंगे? रॉबर्ट हुक। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम कोशिका के बारे में देखें तो कोशिका का कुछ इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये है सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका अगर पूछे कि सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका, हम लोग कहेंगे माइकोप्लाज़्मा। क्या कहेंगे? माइकोप्लाज़्मा। आगे देखिएगा, लेकिन अगर पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो ध्यान रखिएगा वो होता है अंडाणु। अंडाणु बोले तो इसका मतलब ओवम। ओवम मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। छोटी कोशिका पूछे तो आप लोग कहेंगे शुक्राणु अर्थात स्पर्म।
इसी प्रकार से मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आप लोग क्या कहेंगे? न्यूरॉन। न्यूरॉन। ठीक है दोस्त। तो ये था कुछ कोशिका का कुछ बेसिक सी बात। कल हम लोग देखेंगे कि कोशिका का जो है एक्चुअल में कोशिका को डिवाइड करेंगे, कोशिका के अंदर क्या-क्या कौन-कौन से अंग होते हैं, उन अंगों के कौन-कौन से कार्य होते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, इसलिए हम चाह रहे हैं कि यहीं पे आज इस क्लास को रोकेंगे। कल के क्लास में देखेंगे इससे आगे की चीज़ और पूरे डिटेल्स में कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है? तो देखिए, एक बार इसको फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि सेल जो होता है जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। खोजकर्ता इनके कौन थे? तो रॉबर्ट हुक थे। कब? 1665 ईस्वी में। लेकिन कैसा कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। आगे बढ़ेंगे कि जीवित का कोशिका का खोज तब फिर किसने किया था? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लेवेनॉइक। आगे देखिए इसमें कि कोशिका जो होता है इसमें कुछ बड़ा, छोटा, लंबा जो है किस कहाँ कौन-सी कोशिका ज़्यादा लंबी, कौन-सी बड़ी होती है? तो देखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। छोटी पूछेगा तो माइकोप्लाज़्मा होता है। मानव शरीर में अगर मानव शरीर में पूछे सबसे बड़ी कौन-सी होती है? तो ओवम होता है अर्थात अंडाणु होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन-सी होती है? आप लोग कहेंगे शुक्राणु होता है और सबसे लंबी कोशिका कौन-सी होती है? तो वो होता है न्यूरॉन।